Hello students, welcome to my channel Physics Time. So let's continue our third unit of plus 2 class magnetic effects due to current. तो इसमें हमारा जो थर्ड वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बायट-सवेट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस का मतलब बायट-सवेट लॉ को यूज़ करके हम कुछ ऑब्जेक्ट्स में हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, डेराइव करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड निकालेंगे। तो हमने यहाँ सपोज कर लिया हमारा एक्स वाई कंडक्टर है, ओके। हमने यहाँ सपोज किया हमारा एक्स वाई जो है वो क्या है, कंडक्टर, जिसकी लेंथ हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें क्या लेना है यहाँ पर, एक छोटे एलिमेंट पे निकालना है, फिर पूरे पे निकालेंगे। कैसे? यहाँ एक्स से वाई कोई कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सी जो है इसका मिड पॉइंट है। सपोज करते हैं कोई पॉइंट पी है, सपोज किया हमने, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, एक्स वाई से और एक्स से, यानी वायर के मिड से ज्वाइन करेंगे और दोनों एंड से ज्वाइन कर दिया। फिर इसके बाद क्या लेंगे हम सपोज करेंगे एक करंट एलिमेंट, जैसे ये बहुत बड़ी वायर है, इसका कोई छोटा सा टुकड़ा उठा लिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। इस करंट एलिमेंट की लेंथ जो है वो कितनी हुई, dl, और ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, l, ठीक है। और जो ये हमारा पॉइंट P था, ये सेंटर से कितनी दूर था, A, और यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे करंट एलिमेंट के सेंटर से P पॉइंट को। क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा पे आ रहा है और यहाँ से r वेक्टर का डिस्टेंस है। नाउ जो ये P पॉइंट था, x के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, φ1, y के साथ जो एंगल बना रहा था दैट इज φ2, और जो हमारा P पॉइंट है वो करंट एलिमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो है φ। यही सब चीज़ें आप एक थ्योरी में लिखोगे, कंसीडर अ वायर ऑफ एक्स वाई एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना, हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, पहले हम इस पे निकालेंगे करंट एलिमेंट पे, उसके बाद पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे लेंथ के ऊपर, कि पूरे कंडक्टर पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है पूरा A से B पॉइंट, यहाँ तक हमें इसके ऊपर डिस्टेंस निकालना है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया इतना, और हमें पता है कि ये 15 पार्ट है, एक पार्ट का 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ना कि हर एक को 1 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। इसी तरह छोटे एलिमेंट्स पे यहाँ निकाल लेंगे और बड़े के लिए इंटीग्रेट करवा देंगे, ओके। तो हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू बायट-सवेट लॉ। अब हमें बायट-सवेट लॉ ही यूज़ करना है। बायट-सवेट लॉ यूज़ करके हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL। I is the current in the element and DL is the length of the element, ठीक है। तो बायट-सवेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL क्रॉस R/r³। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बट वेक्टर फॉर्म में हम इसे डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर आगे इसे स्केलर फॉर्म में ले लेंगे। क्या आ गया, μ0/4 IDL साइन थीटा r²। नाउ ये क्या आ गया हमारे पास करंट एलिमेंट पे। अगर हमें पूरे पे निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे कि इंटीग्रेशन करना है तो जैसे यहाँ x है तो इसके साथ dx होना चाहिए, यहाँ y है तो इसके साथ dy होना चाहिए, इस तरह होता था। बट यहाँ पर I इज अ कांस्टेंट, r, dl और साइन थीटा तीनों ही वेरिएबल है यहाँ पर, बट तीनों का ही आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मुझे यहाँ पर समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर थीटा के साथ इंटीग्रेट करूँ, dl के साथ करूँ या r के साथ करूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है, डायग्राम का यूज़ करके तीनों को ही एक कॉमन टर्म में निकाल लेंगे। और तीनों कॉमन टर्म में क्या कब निकलेंगे,
कैसे निकलेंगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल POC लेट कर लिया। POC ट्राइंगल कौन सा है, POC, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसी की बात करेंगे। अब देखो ये एंगल कितना है फाई, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90, यानी कि थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो हमने यही सपोज किया दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। अब सबसे पहले यहाँ पर थीटा कहाँ है, थीटा को चेंज करना है तो वो साइन थीटा में है। थीटा की जगह क्या पुट कर दिया 90 माइनस फाई, एंड 90 माइनस फाई क्या होता है कोस फाई, यानी कोस थीटा की जगह क्या आ गया कोस फाई। पहली चीज चेंज हुई, फिर DL और R स्क्वायर चेंज करने हैं। अब इसी ट्राइंगल को लेंगे, इसी ट्राइंगल में देखो cos फाई क्या है A/R, क्योंकि cos की रेशियो क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो A/R। तो यहाँ से R की वैल्यू भी आ गई A/cos थीटा, तो R भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब क्या बच गया L, उसी ट्राइंगल में कोई ऐसी रेशियो जहाँ से L कंसीडर हो जाए, तो हमने ले लिया टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है L, बेस क्या है A, तो यहाँ से आ गया L, L की वैल्यू निकल गई, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए L नहीं चाहिए, हमें चाहिए DL, तो इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। DL A क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है एज इट इज, टेंजेंट फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वायर फाई, ठीक है। लेकिन हम फाई का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, वो क्या आ जाएगा D फाई। दिस इज इक्वेशन 4। अब हमने क्या निकाल दिया साइन थीटा भी निकाल दिया, R भी निकाल दिया, DL भी निकाल दिया इक्वेशन 2, 3 एंड 4 में। उन सबकी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे। पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, हमने DL की जगह क्या पुट किया A साइन स्क्वायर फाई D फाई, साइन थीटा की जगह क्या पुट किया कोस फाई, और R स्क्वायर की जगह क्या पुट किया A स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर फाई। अब आपको पता ही है 1 कोस स्क्वायर फाई क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड, तो हमने ऐसे चेंज कर दिया। नीचे आ गया A स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई, इससे ये कट हो गया, A से एक A कट हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया DB इज इक्वल टू कोस म्यू नॉट I बाय 4 पाई A, यहाँ से A बचा, कोस फाई D फाई ये बच गया है हमारे पास। अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गया जैसे हम लिखते थे ना x dx, ये क्या आ गया फाई D फाई की फॉर्म में, ठीक है। फाई अकेला तो आ नहीं सकता, किसी रेशियो के साथ ही आएगा। अब हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू करंट ड्यू टू कंडक्टर XY। अब इंटीग्रेशन किसका करना है फाई का, किसका करना है फाई का, तो हमें ये पता होना चाहिए फाई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। सो लेट्स मूव टू द डायग्राम। अब फाई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इनके बीच में पहले क्या था फाई 1, फिर क्या बन गया फाई 2, यानी फाई कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है फाई 1 से फाई 2, लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक नीचे की तरफ, तो इनमें से एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो ये माइनस फाई 1 से फाई 2 चेंज हो रहा है। तो फाई की लिमिट्स क्या हुई हमारी, यहाँ पर फाई की लिमिट्स हो गई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। सो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या आ गया DB का क्या बन गया B, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस फाई 1 से फाई 2 दिस कोस फाई D फाई, ये क्या है सारा कांस्टेंट, इसको निकाल देंगे बाहर। अंदर क्या बच गया कोस फाई D फाई, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये अंदर क्या आ गया हमारे पास साइन, लिमिट्स माइनस फाई 1 2 से फाई 2, जो अब ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इसमें ये पुट करो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कंप्लीटली आपको आनी चाहिए,
अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें नहीं पता चलता कौन सा +80 आएगा, कौन माइनस में चेंज होगा, कौन कैसे, तो इस पे मेरी एक वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, वहाँ से देख लेना उसे, क्योंकि ये +2 बेकार हो जाएगी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चेंज ही नहीं करने आते सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा b μ0 I/4πa, ये sin φ1 + sin φ2। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर XY। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे स्पेशल केसेस हमारे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेट करना है इसमें। पहला स्पेशल क्या है, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बहुत लंबा कंडक्टर है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब जो P पॉइंट है वो बहुत पास पड़ रहा है इसके। ठीक है, तो P इसके बहुत पास पड़ रहा है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहा है, इस तरह। इतने लंबे कंडक्टर में अगर हम P से φ1 और φ2 का एंगल निकालना शुरू करें तो वो 90 डिग्री के आसपास आता है, लाइक 89 डिग्री, 89.5, 89.6 डिग्री, इस तरह आते हैं। तो हम उसे क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री। तो हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे फाइनल इक्वेशन जो आई sin 90 और sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 + 1 क्या हो गया, 2। इक्वेशन के आगे ये मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 4 कैंसिल, 4 काट दिया, 2 बच गया, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन के आगे b = μ0 I/4πa। सेकेंड है कि जो हमारा XY है वो अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का ही है, बट जो P है वो Y एंड की तरफ है। पहले हमारा कंडक्टर ऐसे था, पॉइंट यहाँ था, लेकिन अब क्या है, जो हमारा कंडक्टर है वो ऐसे ही है पर पॉइंट यहाँ पर है। अब इसके साथ तो एंगल ये बनाएगा 90 डिग्री का ही, बट इसके साथ क्या बना देगा, 0 का एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 पुट कर देंगे और एक 90 डिग्री, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि sin 0 क्या होता है, 0 एंड sin 90 इज 1। अगर हम बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सपोज करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है I, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अगर ये ऊपर की तरफ है देन राइट हैंड थंब रूल की तरफ, थंब ऊपर की तरफ एंड कर्ल योर फिंगर्स, तो इनकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऐसे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये लिखा हुआ है मैंने, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन हमें वो जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करेंगी अराउंड द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, एंड उनकी डायरेक्शन किससे पता चलेगी, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल से। तो अगर हमारा जो करंट है वो x से y की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर हमारा करंट y से x की तरफ आएगा, इस तरह नीचे की तरफ, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लॉकवाइज होगा। एंड लास्ट, दिस इज अ ग्राफ कि ये हमारा कंडक्टर है और ये है P पॉइंट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने A लिया था और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड था B। अब जो है पॉइंट जितना दूर जाता जाएगा, A जितना बड़ा होता जाएगा, फील्ड उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो इनका रिलेशन क्या आया था, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। A नीचे था, तो इसके बीच में ग्राफ कैसे बनता है, इसके बीच में ग्राफ बनता है इस तरह से। सो दिस ग्राफ इज इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना। ओके, और ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद आता है आपका सर्कुलर रिंग वाला, वो वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा एम्पियर सर्किटल लॉ से या बायट-सवेट लॉ से। और बायट-सवेट लॉ में 2 एप्लीकेशंस हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ में 3 एप्लीकेशंस है उसकी। सो किसी में से भी बन सकता है, ये 5 टॉपिक्स मिक्स करके एक टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है इसका। सो इसको कर लेना अच्छे से, और जिसको भी कोई वीडियो में प्रॉब्लम है वो नीचे पूछ ले, उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक्स, ताकि आपको दिक्कत ना है कोई भी वीडियो देखने में। ठीक है, एंड आपके जो सिलेबस में से रिड्यूस हो गए हैं टॉपिक्स, वो भी टिक कर लेना, क्योंकि वो टॉपिक्स फिर नहीं करेंगे तो बेटर होगा, क्यों इतना सिलेबस बढ़ाना अपने लिए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।